अगर आप परमिटिविटी पढ़ चुके हो, वर्ड सुन चुके हो, तो इसका मतलब है आप कूलम्ब्स लॉ तक पहुंच चुके हो। आपने कूलम्ब्स लॉ जो है कहीं ना कहीं पढ़ लिया है। और कूलम्ब्स लॉ सिंपल ये स्टेट करता है कि अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तो अगर उनको हम प्लेस करते हैं वैक्यूम के अंदर, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू आती है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और एक हम यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करते हैं जिसके अंदर हम फर्स्ट टाइम नया वर्ड लेकर आते हैं, डेट इज परमिटिविटी। तो यहीं से हमारा जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है परमिटिविटी एज अ वर्ड को लेकर स्टार्ट होता है कि इसका मतलब क्या है और इसका यूज क्या है। तो दो चीज हैं, एक क्यों यूज करते हैं और एक ये क्या है। तो दोनों को हम एक एक करके आंसर करेंगे, पहले क्या और फिर क्यों। तो अगर हम इन दोनों चार्ज पार्टिकल को एयर में रखते हैं, एयर भी मान सकते हैं, वैक्यूम भी मान सकते हैं, तो उसके अंदर हमें पता है दोनों चार्ज पार्टिकल जो हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं और नेगेटिव हैं, वो दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स से क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये वाला चार्ज पार्टिकल इसकी वजह से भी रिपेल होगा और ये इसकी वजह से भी क्या होगा, रिपेल होगा। अब नीचे जो सिस्टम बना हुआ है वो भी सेम सिस्टम है। हम साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कूलम्ब्स लॉ सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब वो क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा। तो मैं इतना साइज मानूँ या ये साइज मानूँ, मुझे पता है मैंने चार्ज को सेंटर पे ही एज्यूम किया होगा सिर्फ। तो ये जो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम तब है जब वो वैक्यूम में होगा। अब मान लो मैं पूरे सिस्टम को उठा के वैक्यूम से उठा के मैंने वाटर में प्लेस कर दिया। जब मैंने इस पूरे सिस्टम को वाटर में प्लेस किया तो एक चीज चेंज हुई, जो बीच में वैक्यूम था अब उनके बीच में एक नया मीडियम आ गया। अब नए मीडियम के आने से इसमें क्या चेंजेस आते हैं। मान लो अब दो सिस्टम भी नहीं थे, मेरे पास दो चार्ज भी नहीं थे, मेरे पास सिर्फ एक चार्ज था, सिंगल चार्ज था, प्लस चार्ज पार्टिकल। अब प्लस चार्ज के लिए आप ऐसा मान सकते हो कि जैसे वाटर है, वाटर के लिए हमारे पास क्या सिस्टम, जो वाटर का स्ट्रक्चर हमारे पास आता है, इधर H, दोनों पे प्लस चार्ज और यहाँ पे हम माइनस चार्ज दिखा देते हैं। मतलब नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है। तो अगर मैं बीच में प्लस चार्ज रखूंगा तो अब प्लस चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेगा किसको, नेगेटिव चार्ज को। तो इसके आसपास क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो इसके आसपास जो होगा वो क्या होगा, अट्रैक्ट होना शुरू होगा और यूनिफॉर्म एक तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, अट्रैक्ट हर तरफ से इस पर बराबर तरीके से इस पर जुड़ जाएगा। इसके जुड़ने से क्या होगा, अगर यूनिफॉर्म है, सिंगल चार्ज हो तो क्या होगा, हर तरफ से जुड़ेगा। तो इस पर यूनिफॉर्म अगर होगा तो नेट फोर्स की जो वैल्यू हमारे पास आएगी, कितनी आएगी, 0। जितना ये इसको ऊपर खींचा उतना ही नीचे खींचेगा, तो नेट फोर्स कितना हमारे पास आएगा, 0। तो सिंगल पे तो हम पे कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम ये माने कि हमारे पास सिंगल चार्ज ना हो के हमारे पास क्या हो, हमारे पास दो चार्जेस हैं, तो दो चार्जेस की वजह से क्या चेंज आएगा, दो चार्जेस की वजह से वहां पर ये चेंज आएगा कि जो पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, इस प्लस चार्ज के आने की वजह से यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, ज़्यादा इकट्ठा हो गया। क्यों ज़्यादा इकट्ठा हो गया कि ये प्लस पे पहले सिर्फ एक, मान लो एक सिंगल लेयर थी, ये प्लस आएगा तो कुछ चार्ज जो है वो इसकी तरफ भी इकट्ठा होगा, तो यहाँ पे और स्पेस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा इकट्ठा होगा। किसके ऊपर, इस प्लस के आसपास। सेम जो हमारे पास बनेगा सिस्टम वो बनेगा इधर की, इधर जो चार्ज आएगा, इधर चार्ज की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा होगी। इस चार्ज के आने की वजह से जो यहाँ ये चार्ज इकट्ठा हुआ है, इस चार्ज की वजह से भी इस प्लस चार्ज पे अब एक फोर्स लगना शुरू होगा। मतलब पहले जब वैक्यूम में था तो उसके ऊपर एक सिंगल फोर्स लग रहा था लेफ्ट डायरेक्शन में। जब हमने इसको मीडियम में प्लेस किया तो मीडियम में प्लेस करने की वजह से इस प्लस चार्ज के ऊपर आसपास माइनस चार्ज आया। माइनस चार्ज आने से जब एक प्लस चार्ज और था तो वो प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज को भी अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब इस माइनस चार्ज की वजह से, ये जो माइनस चार्ज हमारे पास आ रहा है, इस माइनस चार्ज की वजह से इस प्लस चार्ज पे एक फोर्स और लग गया। ये जो चार्जेस इकट्ठे होते हैं इनके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, इंड्यूस चार्जेस। और इन इंड्यूस चार्जेस की वजह से इस प्लस चार्जेस पे क्या हो गया, एक फोर्स और लगना शुरू हो गया। उस फोर्स से जो दूसरा फोर्स लगना शुरू हुआ है वो क्योंकि माइनस चार्ज यहाँ पे, प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज की वजह से राइट डायरेक्शन में जाएगा, तो एक इंड्यूस फोर्स यहाँ पे और लगना शुरू हो गया। किसकी वजह से, इस माइनस चार्ज की वजह से। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हमारे पास क्या लग गया, इसके ऊपर एक इंड्यूस फोर्स लग गया। तो पहले एक सिंगल फोर्स था लेफ्ट डायरेक्शन में, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पे क्या लग गया, एक फोर्स और लग गया। तो यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में F, और इस चार्जेस की वजह से इस पे क्या फोर्स लग रहा है, इंड्यूस फोर्स लग रहा है। तो इस पे नेट फोर्स क्या है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है,
एक फोर्स इस पे क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, इंड्यूस्ड फोर्स राइट डायरेक्शन में। तो अगर मुझे निकालना होगा नेट फोर्स, तो नेट फोर्स क्या आएगा, मैं इस F में से इस इंड्यूस फोर्स को माइनस कर सकता हूँ। तुम पूछ सकते हो कि इंड्यूस में से फोर्स क्यों नहीं माइनस किया, तो हम वो भी देखते हैं कि वो पॉसिबल कब होगा, या होगा भी या नहीं होगा। तो नेट फोर्स की वैल्यू जो आ गई वो आ गई F माइनस F इंड्यूस्ड। अब ये जो नेट फोर्स आया है F माइनस F इंड्यूस, इस फोर्स को हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं इंड्यूस फोर्स को 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो पहले जो था, जो कूलम्ब्स लॉ था, उसके अंदर हम यहाँ यूज कर रहे थे एप्सिलॉन 0, जब क्या था, वैक्यूम था। जब मीडियम के अंदर ले आए, मीडियम के अंदर लाने से हमने क्या एक वर्ड यूज कर लिया, हमने एक वर्ड यूज कर लिया परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अब यहाँ ध्यान दो कि ये जो फोर्स है एफ नेट जो है वो हमारे पास आ रहा है एफ माइनस एफ इंड्यूस्ड। नेट फोर्स इस इंड्यूस फोर्स के बढ़ने की वजह से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये इंड्यूस फोर्स कब बढ़ेगा, ये इंड्यूस फोर्स बढ़ेगा तब जब ये नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जितने ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस फोर्स होगा, जितना ज्यादा इंड्यूस फोर्स होगा उतना ही नेट फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जितनी परमिटिविटी ज़्यादा होती है, जितनी परमिटिविटी ज़्यादा होगी उतना ही ये इंड्यूस चार्ज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जितना ये इंड्यूस चार्ज बढ़ता जाएगा उतना ही नेट फोर्स क्या है, कम होता जाएगा। तो परमिटिविटी है क्या, तो परमिटिविटी को अगर तुम वैसे सर्च करोगे उसमें डिक्शनरी के अंदर, तो इसका मतलब परमिट करना नहीं है, इसका मतलब एक तरह से रेजिस्ट करना है कि जितनी ज़्यादा परमिटिविटी होगी उसके अंदर उतना ही जो फोर्स है, उतना ही जो नेट फोर्स है उसके अंदर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अगर एक मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है तो उसका मतलब है उसके अंदर जो नेट फोर्स की वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा इंड्यूस चार्ज होगा उतना ही उसके अंदर फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स कम होता जाएगा। क्योंकि वैक्यूम में ये था, इतना चार्ज इकट्ठा होने से जो फोर्स बढ़ा उससे उसकी नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। अब इस परमिटिविटी को समझने के लिए हम एक टर्म और डिफाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो कंपैरिजन हमेशा डायमेंशनलेस वैल्यू से किया जाता है। तो उन्होंने क्या निकाली, एक टर्म निकाली रिलेटिव परमिटिविटी, कि इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसका वैसे तो फॉर्मूला जो आता है वो आता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मान लो जैसे हमारे पास ये कुछ हमारे पास मटेरियल है कि वैक्यूम के लिए ये वैल्यू जो है वो 1 होती है, तो हमारे पास क्या है, रेफरेंस लेवल है कि हम इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। एयर की वैल्यू इतनी आती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो एयर का भी हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अब जैसे से हम नीचे मूव कर रहे हैं वैल्यू बढ़ती जा रही है। माइसा के लिए 3 से 6 है, रबड़ के लिए, ग्रेफाइट के लिए, वाटर के लिए, ये वाटर का जो है हमारे लिए होता है इंपॉर्टेंट, 80 आ रहा है। मतलब इसकी जो परमिटिविटी है रिलेटिव वो बहुत ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ जो फोर्स होगा, जो आयंस बन रहे हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से नेट फोर्स कम हो रहा है, वो कंपेयर टू अदर जो हमारे पास मीडियम है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। परमिटिविटी ज़्यादा है तो इसके अंदर जो नेट फोर्स होगा वो क्या आ रहा है, काफ़ी कम आ रहा है। तो इस परमिटिविटी की वजह से फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, हम कुछ भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे उसकी हर एक चीज़ पे क्या होता है, अफेक्ट पड़ता है। कि ये क्या करता है, इस इंड्यूस चार्ज के होने की वजह से यहाँ पे जितने भी फिनोमेना होंगे वो क्या करेगा, हर एक फिनोमेना को अफेक्ट कर रहा है। एक जो टर्म आती है हमारे पास ये रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव हमेशा तब निकाला जाता है जब हमें क्या करना होता है, दो अलग अलग मीडियम को कंपेयर करना है। तो यहाँ जो ये रिलेटिव परमिटिविटी है वो एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए लिखी गई है। ये परमिटिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, तो ये जो वैल्यूज हैं वो बदल भी सकती है अगर हम टेम्परेचर वेरी करें। जैसे ये 80 जो होता है वो 20-25 डिग्री के आसपास होता है, अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो ये इस वैल्यू के अंदर वेरिएशन आएगा, और वेरिएशन आएगा तो जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स था मीडियम के अंदर वो भी क्या होगा, बदल जाएगा। अब मैंने ये बोला कि जितने ज़्यादा चार्ज पार्टिकल होंगे, फ्री चार्ज ये जो इकट्ठे होंगे, उतना ही फोर्स क्या हो, कम होता जाएगा। ठीक है, अब सोच कर देखो सबसे ज़्यादा फ्री पार्टिकल कहाँ होंगे, फ्री चार्ज पार्टिकल कहाँ होते हैं, मेटल के अंदर होते हैं। तो अगर मेटल में ये चार्ज पार्टिकल बहुत ज़्यादा होगा तो मेटल के लिए हम ये आगे भी पढ़ेंगे कैपेसिटर के अंदर,
तो मेटल के लिए हम क्या बोलते हैं, जो रिलेटिव परमिटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो इंड्यूस फोर्स है वो इंड्यूस फोर्स इसी फोर्स के बराबर हो जाता है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, कौन, इंड्यूस फोर्स और जो इस पे फोर्स लग रहा था इस चार्ज की वजह से, जब ये जीरो होगा तो ये जीरो होने का मतलब क्या, हम क्या बोलते हैं, ये जो नीचे वैल्यू थी रिलेटिव परमिटिविटी, इसको हम बोल देते हैं क्या बन जाती है, ये इनफाइनाइट बन जाती है। तो इसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, डायरेक्ट समझने के लिए, जो हम सीबीएसई में पढ़ते हैं 12th क्लास के कोर्स के अंदर, हम एक लाइन में पूरा टॉपिक पढ़ डालते हैं। वो हम बोलते हैं कि मीडियम में जब जाएंगे तो जो अपसाइलन जीरो था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, अपसाइलन से। और मुझे पता है, मैंने अभी पढ़ा था ऊपर, अभी मैंने देखा जो अपसाइलन की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, अपसाइलन आर मल्टीप्लाई बाय अपसाइलन जीरो। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, अपसाइलन आर को बाहर ले गए, ये वैल्यू आएगी, और यहाँ से इसको, ये क्या है, ये सेम फॉर्मूला है वैक्यूम वाले फोर्स का। तो फोर्स इन मीडियम कितना आ गया, फोर्स इन एयर डिवाइड बाय अपसाइलन आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेस पे अब हम सिंपल बोल सकते हैं कि जितनी परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होगी, उतना ही उसके अंदर मतलब क्या हो रहे हैं, आयंस फॉर्म हो रहे हैं, उतना ही उनसे इंड्यूस चार्ज बन रहा है, और उस इंड्यूस चार्ज की वजह से नेट फोर्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है कि ये हम वैल्यू कहाँ से, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे इसको हम प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी जस्ट जनरल कंसेप्ट के लिए हमने पढ़ सकते हैं कि फोर्स जो आएगा वो मीडियम में आने से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब ये जो अपसाइलन आ रहा है, अपसाइलन आर इज हमेशा मोर देन इक्वल टू 1 आता है, इसके वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती। इसका भी हमारे पास रीजन है कि इसके वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती है। तो बेसिक था कि व्हाट इज परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। अब क्यों पढ़ते हैं, तो क्यों का सिर्फ रीजन ये है कि जैसे हम परमिटिविटी पढ़ रहे हैं अभी, ऐसे ही हम आगे के चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर नंबर 4, 5 के अंदर हम पढ़ेंगे परमिएबिलिटी। ये इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को बताता है, और ये बताता है कि इसको मैग्नेटिक बिहेवियर को। जब इलेक्ट्रिकल बिहेवियर पढ़ लेंगे और मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ लेंगे तो इन दोनों को कंबाइन करके हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर एक टर्म पढ़ेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो ये अब यहाँ से इंटरेस्टिंग फैक्टर निकल के आता है कि हम जो अभी 12th के कोर्स के अंदर फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट में अभी हमारा जो मेन फोकस है वो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर के ऊपर है। फिर जब हम ये पढ़ लेंगे तो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक बिहेवियर पढ़ने के बाद जो उसकी एप्लीकेशंस निकल के आती है, वहाँ से हम इन दोनों को रिलेट करेंगे किससे, स्पीड ऑफ लाइट से। तो स्पीड ऑफ लाइट सिंपल है क्या, इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, और यहाँ पर अगर इन क्वेश्चन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो एक था कोइंसिडेंस निकल के आता है कि ये वैल्यू क्या आती है, सी के बराबर आती है। मतलब इस इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को, मैग्नेटिक बिहेवियर को, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, सी से कंपेयर कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से। अब जब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आएगी तो इसका मतलब है इसका यूज करके हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम भी निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं ये हम पढ़ेंगे चैप्टर्स के अंदर, लेकिन अभी सिर्फ रिलेशंस के लिए समझाया जा रहा है कि इसका यूज कहाँ पे होगा। तो ये जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, तो इनका यूज करके भी हम स्पीड ऑफ लाइट निकालते हैं। किसके अंदर, मीडियम के अंदर। अब मीडियम में जो लाइट आएगी, हमें पता है कि जो v होता है मीडियम के अंदर, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से क्या होता है, कम होता है। ये वैल्यू कम होगी। ये वैल्यू कम तभी हो सकती है जब ये जो प्रोडक्ट होगा हमेशा क्या होगा, मोर देन 1 होगा। तो उसके अंदर अपसाइलन जो है हमेशा क्या होता है, मोर देन 1 ही पॉसिबल है। अगर ये लेस देन 1 हो जाएगा तो उस केस में फिर हम v को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस केस में पॉसिबिलिटी है कि जो v होगा वो क्या होगा, c से ज़्यादा होगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये था कि हम परमिटिविटी का यूज कहाँ पे करेंगे, कि एक तरह से एप्लीकेशन इतनी भी है। और एक चीज और इसके अंदर कि V और C का यूज करके मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकता हूँ। मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय C/V, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करके भी हम स्पीड ऑफ लाइट निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर पता हो, मैग्नेटिक बिहेवियर पता हो, तो उनका यूज करके हम इस लाइट की स्पीड को और उसके बिहेवियर को बता सकते हैं कि लाइट उसके अंदर कैसे बिहेव करेगी। तो और भी इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो ये थोड़ा बहुत समझाया है इसको रिलेट करने के लिए, ताकि तुम समझ में आ सके जो तुमने अब तक थोड़ा बहुत पहले का पढ़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही।